नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। मैं गोविंद सिंह मीना राजकीय महाविद्यालय बारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लास्ट क्लास में हम अफवाह तंत्र को देख रहे थे भारत के। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम गंगा नदी अफवाह तंत्र को आगे पढ़ते हुए आज हम यमुना और गंगा नदी तंत्र को पूरा करते हुए गंगा नदी तंत्र की बाकी की जो नदियाँ हैं उनको भी आज पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। बात करें गंगा नदी तंत्र की तो उस दिन हमने गंगा को देख लिया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दाएं किनारे से कौन सी मिलती हैं, इसके बाएं किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं। तो दाएं किनारे से मिलने वाली हमने देखा था उस दिन सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। इसके साथ ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में भी यमुना का नाम आता है। अगर बात करें यमुना के उद्गम की तो इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से ये नदी निकलती है। अगर यमुना नदी की टोटल जो लेंथ की बात करें हम तो 1385 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। टोटल लेंथ जो इसकी हमको देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा कर्वी पथ चूज़ करती है, मतलब थोड़े घुमावदार मार्ग से ये बहती है। घुमावदार मार्ग का अनुसरण करते हुए यमुना हम देखेंगे। यमुना जब जिस तरीके से यमुना इस तरीके से और आगे जाकर के फिर बात करें यमुना के पथ की तो इस तरीके से यमुना का पथ जो है कर्व लिए हुआ है बिल्कुल। अब हम यहाँ पे एक बात आपको और बताते हुए चलें। इसका जो टोटल अफवाह क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया जो इस पूरी नदी का, वो 3,50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना बड़ा एरिया इसका रिवर कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। अगर इसकी महत्वपूर्ण सहयोगी नदियों की बात करें, सहायक नदियों की, तो इसकी मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो है चंबल, बेतवा है। इसके अलावा बेतवा के अतिरिक्त केन है। ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां इसकी हैं। ऐसा कहते हैं कि चंबल नदी पहले जो अब इसका पथ था चंबल का, वो इसकी मुख्य धारा राजस्थान से दृशद्वती या सरस्वती नदियों के रूप में, अभी राजस्थान में हमको सरस्वती या एक जलधारा के प्रमाण मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो जो यमुना रिवर है, एंशियंट टाइम पे यही रिवर पुराने समय में यही राजस्थान से सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित होती थी। कालांतर में इसकी धारा में परिवर्तन आ गया और ये गंगा नदी में जाकर के मिलने लगी। ऐसा कई विद्वानों का मत भी है इस संदर्भ में। बात करें इसके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख सिटीज़ की तो जो मेन सिटीज़ है, मथुरा है, हमारे इंडियन कैपिटल दिल्ली इसी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। मिडाइवल इंडिया की बात करें, मध्यकालीन 1500 ईस्वी के आसपास, ये 2-3 शताब्दियाँ जो रही है, जब आधुनिक साधनों का विकास नहीं हुआ था। इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये नदी बहुत फेमस थी। अगर बात करें हमारी यमुना की तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस था। लेकिन एक निश्चित समय सीमा के बाद जब आधुनिक साधन जहाज़, नावें वगैरह आई, उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंगली कम होता चला गया। वर्तमान में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो महत्व है वो लगभग नगण्य है। तो ये हमारी रिवर यमुना से जुड़ी हुई कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम जाते हैं अगली नदी की ओर। अगली जो हमारी नदी है वो है हमारी रामगंगा। रामगंगा को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत कोई इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना तो सिंचाई की दृष्टि से है, ना ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से है। कुछ बेसिक बातें हैं। इसका भी जो उद्गम है गढ़वाल के निकट से होता है। गंगा की सहायक नदी गंगा में जाकर के ये मिल जाती है। और ये जो यूपी के कुछ प्रमुख ज़िले हैं, बिजनौर है, मुरादाबाद है, बरेली है, ये कुछ ज़िलों से होकर के ये बहती है। इसकी टोटल जो लेंथ निकल के आती है वो 600 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी जो सिंचाई के लिए इसके जल की जो उपलब्धता है, वैसे तो ये इसका जो सोर्स ऑफ या रीजन, क्षमा करें, इसका जो स्रोत है पानी का या जो सोर्स है वो हिमनद की वजह से, इसमें पानी तो रहता है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है ढाल के चलते कि इसका जो पानी सिंचाई के काम में इतना आ नहीं पाता है। अगर हम बात करें अगली रिवर की तो दूसरी हमारी आती है घाघरा या करनाली रिवर।
घाघरा या करनाली इसको क्यों कहते हैं? अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो नदी है गंगा की सहायक नदी है और छपरा के निकट ये, छपरा बिहार में, ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पहाड़ी रीजन में जब ये नदी होती है, जो इम्पोर्टेंट बात है हम केवल वही डिस्कस करेंगे, जब हिल रीजन में ये नदी होती है पहाड़ी एरिया में, तो इसका नाम करनाली होता है। जैसे ही ये मैदान में प्रवेश करती है इसका नाम घाघरा हो जाता है। तो ये अलग अलग नामों से पहाड़ी और मैदानी प्रदेशों में अलग अलग नामों से ये नदी जानी जाती है। अगली जो नदी है गंगा नदी तंत्र की, वो है काली या शारदा। इसको भी दो नामों से जाना जाता है, काली या शारदा। ये नदी घुमावदार मार्ग के लिए बहुत फेमस है। ये चक्करदार मार्ग लगभग बनाती है और ये मुख्यतः घाघरा की सहायक नदी है। जो हमने ऊपर काली नदी या करनाली रिवर देखी थी, करनाली या घाघरा रिवर, उसकी ये उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है ये। अन्य रिवर आती है राप्ती। राप्ती जो रिवर है वो नेपाल में इसका ओरिजिन है और नेपाल में बहते बहते नेपाल के बाद ये भारत में आकर के और घाघरा रिवर में आकर के मिल जाती है। अगली नदी जो हमारे पास जो अगली नदी हमारी है वो है गंडक। गंडक रिवर जो है नेपाल से इसका ओरिजिन है और ये नदी पहाड़ी रीजन से तो निकलती है, साथ के साथ इसने पूरी महाभारत श्रेणी जो है, लघु हिमालय की महाभारत श्रेणी का बहुत तीव्रता से इसने कटाव किया है और काट करके इसके साथ ये शिवालिक, महाभारत श्रेणी को तो काट करके फिर शिवालिक के सहारे बहते बहते ये मैदानी क्षेत्र में आती है। इस नदी ने कई बार अपने मार्ग में परिवर्तन किया है, जिससे अपार जनधन की हानि कई बार हुई है। अन्य नदी जो हमारी आती है कोसी नदी, ये जो नदी है बाढ़ के लिए कुख्यात है। स्पेशली बिहार रीजन में इससे बहुत सारी बाढ़ें आती, क्योंकि जब ये नदी मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है तो बड़ी मात्रा में अवसाद लाने के कारण अपने मार्ग में परिवर्तन करती है और अवसाद बड़ी मात्रा में जब इसके मार्ग में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये नदी अपने मार्ग को तीव्रता से बदलती है, जिससे बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है और अपार जनधन की क्षति होती है। अगर बात करें बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की है, तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोसी नदी जो है। अगर हमने जब बात करी यमुना की, तो यमुना जो है वो दाएं किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बाएं किनारे की हम बात करें तो कोसी रिवर जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है बाएं किनारे से मिलने वाली। यदि बात करें इस नदी की लंबाई की, तो इस नदी की टोटल लंबाई जो है 730 किलोमीटर के लगभग है और ये नदी का जो अपवाह क्षेत्र है भारत में, इसका जो रिवर कैचमेंट एरिया है वो 21,500 किलोमीटर के आसपास है। ये जो फिगर हम बताते हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नदी की लंबाई भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये है कि नदी के स्पेसिफिक फीचर क्या हैं वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई जो प्रमुख नदियां हैं उनको हमने ठीक से पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। अफवाह तंत्र में जो महत्वपूर्ण बातें थी हम उसको पॉइंट आउट स्पेशली करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक गंगा नदी तंत्र की जिन नदियों के बारे में हमने पढ़ा है, वो जो उन नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय या हिमालय से संबंधित श्रेणियों से हुआ है। अब हम गंगा नदी तंत्र की उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका ओरिजिन क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से या पठारी क्षेत्र से जिनका ओरिजिन हुआ है। तो आइए, सबसे पहली और जो बड़ी नदी आती है जो हिमालयी क्षेत्र के इतर पठारी क्षेत्र से निकलती है, तो वो हमारी रिवर निकल के आती है चंबल। ये नदी राजस्थान के दृष्टिकोण से और मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तो है ही। ये राजस्थान के हिसाब से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जब वर्ष भर पानी की मात्रा बनी रहती है। इस पर कोटा में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 4 बांध इस पर बनाए गए हैं, जो कुछ मध्य प्रदेश में कुछ राजस्थान में हैं। उनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन होता कहाँ है। तो इसका जो ओरिजिन है विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, विंध्याचल की रेंज में जनापाव की पहाड़ी या महू की पहाड़ियाँ कह देते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इसके साथ इटावा यूपी में बहते बहते और ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो पूरा फ्लो एरिया है ये बहुत बड़ी मात्रा में एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा भी बनाती हैं और दोनों एरियाओं को
राजस्थान के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। ये एक सिंचाई उपयोगी नदी के रूप में काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण ये रिवर है। हम जब राजस्थान में पढ़ते हैं तो चंबल विशेष महत्व की हो जाती है, ये आप लोग सभी जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं, बनास है, पार्वती है, काली सिंध है, सिप्ता है, और भी अन्य जो प्रमुख नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियों में हैं। लेकिन जो कुछ फेमस नदियां हैं हम उन्हीं की केवल बात करेंगे। पार्वती, काली सिंध, बाकी की जो नदियां हैं इनका उद्गम भी, जैसे पार्वती है इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल रेंजेस से हुआ है। काली सिंध है, बनास है, बनास का उद्गम हमारे राजस्थान से हुआ है। ये इसकी कुछ प्रमुख, सिप्ता भी इसकी एक सहायक नदी है। इस पर चंबल नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है, जिसमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये कुछ बांध है जिनका निर्माण किया गया है। कोटा बैराज जो है इसका सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया बांध है, जहाँ पर जल विद्युत के उत्पादन के साथ साथ छोटी मात्रा में और दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर के रूप में नहरें निकाली गई हैं, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था होती है। राणा प्रताप सागर जो है इसका सबसे बड़ा रिजर्वोयर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और जिस पर जल विद्युत के साथ साथ सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए भी व्यवस्था। कोटा बैराज पूरे कोटा सिटी को पानी की सप्लाई के साथ साथ, यानी कि कोटा सिटी के अंदर जो भी पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो कोटा बैराज के थ्रू ही, चंबल घाटी रिवर प्रोजेक्ट के थ्रू ही पूरे कोटा में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ये सिंचाई के काम में भी आता है, तो ये रिवर महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य जो हमारी नदी है वो है बेतवा। ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ये हमारी यमुना आती है और ये जो नदी है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इसका एक अन्य नाम बेत्रावती भी है और झांसी के निकट ये यमुना में मिल जाती है। इससे जुड़ी हुई कोई कई खास बात है नहीं, तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अन्य नदी आती है हमारी बनास, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। बनास चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। क्योंकि ये जल अंततः गंगा नदी को लेके जा रही है, इसलिए हम इसको यहाँ देख लेते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलने के साथ साथ सवाई माधोपुर, हम राजस्थान में इसको विशेष रूप से पढ़ते हैं, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, सवाई माधोपुर में ये जो नदी है रामेश्वरम के निकट बनास चंबल में मिल जाती है। अन्य जो रिवर आती है केन, काली सिंध। केन जो है सीधे जल अपना यमुना को लेकर के जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई निकल के आती है वो 480 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। काली सिंध हमने देख लिया, चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद एक अन्य नदी जो आती है हमारे पास दक्षिणी टोंस करके, एक इसका अन्य नाम और भी है, इसको हम तमास के नाम से कह देते हैं या तमसा नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। दक्षिणी टोंस या तमसा भी हम इसको कह देते हैं, तमसा रिवर। ये जो नदियां हैं, तमसा की बात करें तो ये कैमूर श्रेणी से निकलती है। कैमूर श्रेणी हम पढ़ चुके हैं जब हमारा प्रायद्वीपीय पठार हम देख रहे थे, तो कैमूर श्रेणी से निकलती है। और कैमूर श्रेणी में भी तमसा कुंड नामक एक स्थान है, वहाँ से ये रिवर निकलती है, तमसा कुंड। बिहार में ये जो रिवर है, बिहार में लगभग ये 112 मीटर ऊंचा एक वाटरफॉल बनाती है। उसके लिए ये नदी विख्यात है। एक जलप्रपात बिहार में मिलता है तो ये तमसा नदी पर या दक्षिणी टोंस नदी पर मिलता है और ये आगे जा कर के इलाहाबाद के निकट ये जो नदी है सीधे गंगा में मिल जाती है, इलाहाबाद के निकट। एक अन्य प्रमुख सहायक नदी जो हमारे सामने आती है वो आती है दामोदर। हमने ये भी देखा था कि दामोदर जो है मूलतः अपना जल गंगा की मुख्य धारा को नहीं ले जाती। इसका जो जल है हुबली नदी में जाकर के गिरता है और इसका जो ओरिजिन है वो हमारे धातु छोटा नागपुरा पठार से इसका ओरिजिन होता है। डायमंड हार्बर के निकट, ये कोलकाता में पड़ता है। डायमंड हार्बर आप लोग सभी जानते होंगे। इसके निकट
ये हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाती है, यानी कि ये जल गंगा की वितरिका को जाता है, न कि मूल गंगा की धारा को। ये छोटा नागपुरा पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी है। छोटा नागपुरा पठार के कोल रीजन से निकलती है। रिफ्ट वैली में ये नदी बहती है, हमने ये भी देखा है। और रिफ्ट वैली में बहने के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल रीजन से बहती है, जिसके कारण ये जो नदी है बिल्कुल बायोलॉजिकली, अगर हम इस नदी की बात करें जैविक रूप से, तो बायोलॉजिकली ये जो रिवर है वो बिल्कुल डेड है, मृत रिवर है। क्यों है? क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो बड़ी मात्रा में इस पूरी नदी में डाला जाता है, जिसके चलते इसका जल का जो स्तर है, जैविक स्तर है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बायोलॉजिकली जो ये रिवर है डेड हो चुकी है। इसकी लंबाई निकल के हमारे सामने आती 540 किलोमीटर के आसपास, 540-541 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और लगभग 22,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इतने एरिया में इसका रिवर कैचमेंट फ्लो देखने को मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम देखना भूल गए हैं, वो है हमारी सोन नदी। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में ये बहती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। हमने देखा है कि ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है कि एक अपना जल उस तरीके से देते हैं कि अमरकंटक की नदियों से दो जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से दो नदियाँ निकलती, एक अपना जल उत्तर पश्चिम को लेते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है और दूसरा अपना जल अरब सागर में ले जाती है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी है? तो अमरकंटक से उत्तर पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली तो है हमारी सोन, और पश्चिम दिशा की ओर अपना जल ले जाकर के अरब सागर में गिराने वाली हमारी नदी जो दूसरी आती है नर्मदा। आगे हम देखेंगे। तो ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। वर्षा के दिनों में इसमें ज़बरदस्त वाटर फ्लो देखने को मिलता है और ये विकराल रूप धारण कर लेती है। इसका जो पहले ये सीधे गंगा को अपना जल लेकर के जाती है और आज जहाँ ये मिलती है उससे 16 किलोमीटर नीचे दानापुर के निकट ये अपना नदी जो जल है, दानापुर के निकट बिहार में, ये अपना जल गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है, उसमें विसर्जित हो जाती है। तो ये गंगा नदी तंत्र की कुछ प्रमुख नदियाँ थीं। आगे का जो वीडियो होगा हमारा, हम उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये तरीका आपको कैसा लग रहा है पढ़ने का? हो सकता है इतना आपको ठीक नहीं लग रहा हो, लेकिन हम इसको सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है थोड़ा सा हमें बताएं। टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, नदियों को लेकर के ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये पता करना होता है कि नदियाँ कहाँ से निकल रही है, कहाँ को जा रही है, इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं या नदी घाटी परियोजनाएँ हैं। ये कुछ नदियों में सीधी सीधी रटने वाली बातें होती है। मैप पर इनकी लोकेशन एक बार आप ज़रूर